प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। भारतवर्ष के विशाल राज्य पर सम्राट शत्रुजीत का शासन था। उनका नाम शत्रुओं को जीतने वाला था, किंतु वे अपनी प्रजा के हृदय को प्रेम और न्याय से जीतने में विश्वास रखते थे। उनके राज्य में समृद्धि और शांति का वास था, लेकिन रात के अंधेरे में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। सम्राट शत्रुजीत दिन में अपने भव्य सिंहासन से न्याय करते थे, पर रात होते ही उनका व्यक्तित्व बदल जाता था। वैभवपूर्ण शाही वस्त्र त्याग कर वे एक साधारण मैले कुचैले यात्री का वेश धारण करते थे। अपने मुख पर धूल मलकर वो चुपके से महल के पिछले द्वार से नगर की ओर निकल पड़ते थे। उनका ये गुप्त भ्रमण किसी साधारण जासूसी के लिए नहीं था, ये उनकी प्रजा के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की अनोखी कला थी। वे गलियों, बाजारों और दीनहीन झुग्गियों में घूमते, लोगों की दबी हुई आहटें सुनते और अन्यायों को अपनी नीरव दृष्टि से देखते। वो रातें ही उनके अगले दिन के राजसी फैसलों का आधार बनती थीं। जनता उन्हें एक भिक्षुक या थका हारा किसान समझती थी और इसी साधारण वेश ने उनकी सुरक्षा और निर्णय की निष्पक्षता को बनाए रखा था। परंतु इस रात का सन्नाटा कुछ अलग, भारी और बेचैन था। मंद समीर चल रही थी, लेकिन सम्राट को ऐसा लगा जैसे हवा में एक अदृश्य तनाव तैर रहा हो। आज उनके भीतर एक अजीब सी आशंका जन्म ले रही थी। ऐसा लगा मानो किसी अनहोनी की आहट हो। उन्होंने एक संकरी अंधेरी गली में प्रवेश किया। ये गली नगर के सबसे धनी व्यापारी सेठ जीवनदास के घर के पीछे निकलती थी और यहीं उन्हें धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी जो सन्नाटे को चीर रही थी। सम्राट एक घने छायादार कोने में छिप गए। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने देखा कि चार व्यक्ति जो देखने में आवारा और शातिर लग रहे थे, बड़े रहस्यमय ढंग से आपस में बात कर रहे थे। उनकी वेशभूषा, उनकी भंगिमा और उनकी दबी हुई आवाजें चीख चीख कर बता रही थीं कि वे साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि नगर के कुख्यात चोर हैं। वे चार थे: फकीरा, चमन, रतन और एक अन्य जिसका नाम बाद में सामने आएगा। चमन, जो सबसे चतुर दिख रहा था, फुसफुसाया, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पिछली बार रतन ने बात काटी, उसकी आंखों में लालच की चमक थी। इस बार शहर के सबसे धनी व्यापारी का माल हमारा होगा। ये वक्त की चाल पहचानने का समय है। तभी फकीरा ने चारों ओर घूर कर देखा और सशंकित स्वर में कहा, धीरे बोलो, मैंने सुना है कि सम्राट ने गुप्तचर छोड़ रखे हैं। कहते हैं वो स्वयं भी भेष बदलकर गलियों में घूमते हैं। ये सुनकर चौथा चोर, जो अब तक खामोश था, व्यंग्य में हंस पड़ा। वह बोला, हाँ राजा, वो तो महलों में आराम करता होगा, हमसे मुकाबला करेगा। यह केवल डर फैलाने की अफवाह है। सम्राट छाया में खड़े होकर उनकी हर बात सुन रहे थे। उन्हें अब निश्चय हो गया था कि नगर में हाल ही में हुई कई चोरियों के पीछे यही गिरोह है। लेकिन उनका ध्यान एक बात पर केंद्रित हो गया। इन चोरों को सीधे पकड़ना उनका उद्देश्य नहीं था। उनके मन में एक गहरी जटिल योजना ने जन्म लिया था। वो जानते थे कि ये शातिर अपराधी हैं, पर उन्होंने उनके गुणों को पहचान लिया था। सवाल ये था कि इस गिरोह के बीच कैसे घुसा जाए और कैसे इन चोरों को स्वयं उनके जाल में फंसाया जाए। सम्राट ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाई, जो अनुभव और चतुराई से भरी थी। वो एक थके हारे, आवारा यात्री की तरह खांसते हुए चोरों के पास पहुंचे। अरे भाइयों, उन्होंने एक सहज, लापरवाह अंदाज में पूछा, ये रात के सन्नाटे में किस शिकार की तैयारी हो रही है? क्या मैं भी इस बिरादरी का हिस्सा बन सकता हूं? अचानक अंधेरे में इस अनजान आवाज से चोर चौंक उठे। उन्होंने देखा कि ये एक साधारण मैले कपड़ों वाला आदमी है, तो उनका संदेह कुछ कम हुआ, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रतन ने आंखें सिकोड़ते हुए कड़क कर पूछा, तू कौन है और तुझे हमसे क्या लेना देना है? सम्राट की मुस्कान और गहरी हो गई। भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूं। मैंने भी बहुत बड़े हाथ मारे हैं, बस किस्मत जरा रूठी हुई है, नहीं तो मैं भी आज किसी राजमहल में आराम कर रहा होता। फकीरा ने संदेह भरे स्वर में कहा, अगर तू वाकई उस्ताद है तो कोई बड़ा कारनामा सुना। हम सिर्फ कागज के शेर नहीं रखते। सम्राट ने गहरी सांस ली, एक पल को चुप्पी साधी और फिर गंभीरता से बोले, कारनामे बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। कभी शाही खजाने पर भी हाथ साफ करने की सोची थी, दुर्भाग्य से पकड़ा गया।
पर उस खजाने की सुरक्षा प्रणाली की हर नस नस से वाकिफ हूं। चमन ठहाका मारते हुए बोला, शाही खजाना, तू तो बड़ी ऊंची उड़ान भरता है। चौथे चोर ने हंसते हुए कहा, इतना ही बड़ा उस्ताद है तो कोई सबूत दिखा। सम्राट मुस्कुराए और आत्मविश्वास से बोले, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं अपनी काबिलियत दिखा दूंगा। मेरी एक अनोखी कला है जो तुम लोगों के काम आएगी। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। चारों चोर एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये आदमी वास्तव में एक उस्ताद था या ये कोई गुप्तचर था? उनके मन में गहरा संशय था। अंततः फकीरा ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, आज की रात तेरी परीक्षा होगी। अगर काबिल निकला तो हमारे साथ रहेगा, लेकिन अगर तूने हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुझे पछताना पड़ेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, सौदा पक्का है। अब मेरी शर्त सुनो, ये रात छोटी मोटी चोरी के लिए नहीं है। हमें इतना बड़ा हाथ मारना है कि जीवन भर चोरी की जरूरत न पड़े। हम सीधे राजमहल के खजाने पर हमला करेंगे। ये सुनकर चोरों की आंखें लालच से चमक उठीं, लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता भी उनके चेहरों पर दिखाई दी। राजमहल, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। सम्राट ने चतुराई से अपनी पहचान छिपाए रखी थी और अब वो उनके सबसे बड़े शिकार की ओर उन्हें ले जा रहा था। राजा ने कहा, लेकिन बड़ा हाथ मारने से पहले मुझे जानना है कि तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी खासियतें हैं जो तुम्हें इतना निडर बनाती हैं। हम में से हर किसी को अपनी अपनी कला का ज्ञान होना चाहिए। ये सवाल चोरों के अहंकार को जगाने वाला था। एक एक करके वे अपनी विलक्षण क्षमताओं का रहस्योद्घाटन करने लगे। सम्राट शत्रुजीत ने बड़ी चतुराई से चोरों के बीच अविश्वास और आत्मविश्वास का मिश्रण बो दिया था। उन्होंने राजमहल के खजाने पर हाथ मारने का प्रस्ताव देकर चोरों के लालच को हवा दी थी और अब उनकी विलक्षण क्षमताओं को जानना चाहते थे। सम्राट ने अपनी बात दोहराई, जब हम इतना बड़ा हाथ मारने जा रहे हैं तो हमें एक दूसरे के गुणों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बताओ, तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी अनोखी कला छिपी है जो तुम्हें इस राज्य के सबसे शातिर चोर बनाती है? सबसे पहले फकीरा आगे आया। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी गर्वित मुस्कान थी। मेरे भीतर एक दुर्लभ गुण है, उसने फुसफुसाहट को और गहरा करते हुए कहा। मैं किसी भी स्थान पर खड़ा होकर केवल अपनी सूंघने की शक्ति से जान लेता हूं कि सोना, चांदी, हीरे, मोती या कोई अन्य बहुमूल्य खजाना कहाँ छिपा है। मेरे लिए खजाने की महक दूर से ही प्रकट हो जाती है। जब भी कोई बड़ा हाथ मारना होता है, मेरी नाक ही सबसे पहले गुप्त मार्गदर्शक का काम करती है। सम्राट ने फकीरा की ओर गौर से देखा। ये कोई साधारण क्षमता नहीं थी। ये गुण चुपचाप राज्य के गुप्त भंडारों तक पहुंचने की कुंजी हो सकता था। उन्होंने प्रशंसा के स्वर में कहा, वाह, ये तो बड़ा ही विलक्षण गुण है। तुम्हारी ये कला हमें समय और श्रम दोनों से बचाएगी। इसके बाद चमन सामने आया। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वो कोई गहन रहस्य बताने वाला हो। मैं पशु पक्षियों की भाषा समझता हूँ, चमन ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा रहस्य था। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, यहाँ तक कि रात के पक्षी भी जो कुछ भी कहें, उनके शब्द मेरे लिए स्पष्ट होते हैं। यदि किसी गली में कोई कुत्ता भौंक रहा हो या कोई घोड़ा अचानक व्याकुल हो जाए तो मैं तुरंत जान जाता हूँ कि वहाँ कुछ अनहोनी घटने वाली है। मेरा यह गुण हमें शत्रु के आने से पहले ही सचेत कर सकता है। सम्राट ये सुनकर कुछ क्षणों के लिए चुप रहे। वो सोचने लगे, यह व्यक्ति सिर्फ चोर नहीं बल्कि प्रकृति के संकेतों को पढ़ने वाला एक बेहतरीन जासूस बन सकता है। उन्होंने कहा, तुम तो प्रकृति की आवाज़ों को ही पढ़ लेते हो। तुम्हारा गुण हमें राजमहल के प्रहरियों की चाल और सुरक्षा के बदलाव को समझने में मदद करेगा। अब तीसरे चोर रंगा की बारी थी। यहाँ हम चौथे चोर का नाम रंगा रखते हैं ताकि कहानी में सस्पेंस बना रहे कि एक और चोर कौन है। रंगा ने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली जो देखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसने उसे गर्व से पकड़ा था। मैं ताले तोड़ने में निपुण हूँ, उसने जोर देकर कहा। लोहे, पीतल या शाही कक्षों के सबसे कठिन ताले भी मेरी इस नन्ही तार के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ताला चाहे जितना भी कठिन हो, मेरे हाथ में आते ही झुक जाता है। सम्राट मुस्कुराया और चुटकी लेते हुए बोला, तो फिर तुम्हारे हाथों में तो कोई जादू है। ताले नहीं, मानो किस्मत की गिरहें खुलती हैं। राजमहल के खजाने की रक्षा के लिए अनेक ताले होंगे और तुम्हारा ये गुण हमारी सफलता की गारंटी है। अंत में चौथे चोर रतन सामने आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी, खतरनाक मुस्कान थी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने कहा, मेरा गुण सबसे निराला और सबसे खतरनाक है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहन आत्मविश्वास था। यदि मैं किसी को एक बार अंधेरे में देख लूं, तो फिर वो लाख छिप जाए, मैं उसे पहचान ही लूंगा। चाहे वो भीड़ में हो, नकाब में हो या दुश्मनों के झुंड में, मेरी नजर उसे पहचान लेती है। अंधकार मेरी दृष्टि को धोखा नहीं दे सकता।
सम्राट विस्मय से बोले, तुम तो सच्चे मायनों में अंधेरे के प्रहरी हो। यदि कोई हमें पहचानने या पकड़ने की कोशिश करेगा तो तुम्हारी अद्वितीय दृष्टि उसे विफल कर देगी। सम्राट अब भली भांति समझ चुके थे कि ये चारों न केवल शातिर थे बल्कि अपने अपने हुनर में अद्वितीय थे। ये चोर नहीं बल्कि अपराध कला के विशेषज्ञ थे। रतन ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, हमने तो अपने गुण बता दिए पर तुमने अब तक कोई बात नहीं की। बताओ, तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें हमारे लिए उपयोगी बनाती है? क्या तुम भी किसी ताले को खोल सकते हो या खजाने को सूंघ सकते हो? अब सम्राट के लिए वो निर्णायक क्षण आ गया था। उन्हें कुछ ऐसा बताना था जो इन चारों के गुणों से ऊपर हो और जो उन्हें सुरक्षा का अंतिम आश्वासन दे सके। सम्राट ने तनिक गंभीर होकर उत्तर दिया, मेरे भीतर एक अनोखा और अप्रत्याशित गुण है। यदि हम कभी संकट में पड़े, पकड़े जाएं या फंस जाएं, तो केवल मेरी आंखों के एक इशारे से सजा भी टल सकती है और जान भी बच सकती है। मेरा यह गुण सबसे बड़ा बचाव है। तुम्हारे गुण हमें दौलत तक पहुंचाएंगे और मेरा गुण हमें काल कोठरी से बाहर निकालेगा। चारों चोर ये सुनकर चौंक गए। फकीरा बोला, क्या मात्र दृष्टि के इशारे से सजा माफ हो सकती है? ये तो कोई चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। रंगा ने तुरंत कहा, यदि ये सच है तो हमारे गिरोह में सबसे अनमोल गुण तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे रहते हमें पकड़े जाने की कोई चिंता न होगी। सम्राट ने मन ही मन अपनी योजना को सुदृढ़ करते हुए कहा, इन्हें लालच और असुरक्षा से बाहर निकालने के लिए एक अंतिम आशा चाहिए थी और मैंने वो आशा दे दी। तो भाइयों, सम्राट ने उन्हें उकसाया, छोटी मोटी चोरी से क्या लाभ? यदि जीवन भर चैन से जीना है तो एक ही बार इतना बड़ा हाथ मारो कि दोबारा जरूरत ही न पड़े, और वो जगह है राजमहल का खजाना। हम आज ही रात निकलेंगे। ये सुनते ही चारों चोरों की आंखें लालच और उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत सहमति दी। सम्राट की योजना अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश करने वाली थी। वो चोरों के साथ हो लिए, लेकिन उनके होठों पर एक गूढ़ मुस्कान थी। ये विजय की मुस्कान थी। वो केवल चोरों के ठिकानों और नामों का पता नहीं लगा रहे थे, बल्कि इन्हें रंगे हाथों पकड़ने का जाल बुन रहे थे। फिर वे सभी नगर की गलियों से होते हुए रात के सन्नाटे में सीधे महल की ओर बढ़ने लगे। चांदनी रात की चुप्पी में सम्राट और चार चोर राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ चोरों का लालच बढ़ता जा रहा था, पर उनके भीतर एक अज्ञात भय भी सुलग रहा था। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये सीधे राजा को चुनौती थी। जैसे ही वे महल की सुरक्षा परिधि के समीप पहुंचे, अचानक पास के एक घर से एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज केवल भौंकना नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी जो रात के सन्नाटे को चीर रही थी। सभी चोर एकाएक सतर्क हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। फकीरा ने चमन की ओर देखा। उसकी आंखें आशंका से भरी थीं। भाई, जरा सुनो तो, ये कुत्ता क्या कह रहा है? क्या कोई खतरा है? कहीं कोई शिकारी तो नहीं? चमन ने ध्यान से कुत्ते की आवाज को सुना। उसकी भौहों में बल पड़ गए और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ क्षणों तक वो आवाज को समझने की कोशिश करता रहा, फिर घबराए स्वर में फुसफुसाया, ये कुत्ता ये कह रहा है कि हमारे साथ इस समय नगर का सम्राट चल रहा है। क्षण भर को एक भयानक सन्नाटा छा गया। चारों चोरों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। फिर उनकी दृष्टि सम्राट के साधारण वेश पर टिकी, जो अब भी उनके बगल में चल रहा था। एक गहरा संशय और घबराहट उनके चेहरों पर दिखाई दी। तभी रंगा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी तनाव को और बढ़ा रही थी। अरे, ये तू क्या बक रहा है? सम्राट? राजा भला इस अंधेरी गली में क्या कर रहा होगा? वो तो इस समय अपने शाही पलंग पर चैन की नींद सो रहा होगा। तेरी कुत्ता भाषा कुछ बिगड़ गई है चमन। या तू डर गया है? बाकी चोर भी हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में हल्कापन नहीं था। वे स्वयं को समझा रहे थे कि ये असंभव है। चमन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके माथे पर पसीना था। मैं वही कहा जो वो कह रहा था। हो सकता है उसका मतलब किसी और से रहा हो, या वो किसी दूसरे यात्री को देखकर भौंक रहा हो। सम्राट ने तुरंत बात संभाली। उन्होंने एक सरल भोला भाला चेहरा बनाया, जैसा एक सामान्य पथिक का होता है। भाइयों, मेरा तो मानना है कि ये कुत्ता भूखा है। भूख में आदमी क्या, जानवर भी अनाप शनाप बकने लगता है। कुत्तों की बात पर ध्यान मत दो। चलो, इन बेमतलब की बातों को छोड़ो और असली काम पर ध्यान दो। राजमहल की दौलत हमारा इंतजार कर रही है। राजा के आत्मविश्वास भरे स्वर ने चोरों की शंका को दबा दिया। लालच ने भय पर फिर से जीत हासिल कर ली। सभी ने हामी भरी और चुपचाप आगे बढ़ चले। सम्राट के होठों पर एक गूढ़ मुस्कान थी। वो जानते थे कि चमन की कला सटीक थी, लेकिन उनके वेश ने उसे धोखा दे दिया था। योजना अब अपने निर्णायक मोड़ पर थी। चांदनी रात की चुप्पी में वे चारों चोर अपने पांचवें साथी बने सम्राट के साथ बड़ी सावधानी से महल के भीतर प्रवेश कर चुके थे।
वे चोरों के गुप्त मार्ग से आए थे, जो नगर की ओर खुलने वाली एक टूटी दीवार के पीछे छिपा था। उनके दिल में भय की जगह केवल लालच की धधकती हुई ज्वाला थी। उनकी आंखों में बेशुमार दौलत की चमक साफ झलक रही थी। महल की चौड़ी दीवारों और गूंजते गलियारों के बीच जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, फकीरा एकाएक रुक गया। उसने अपने कदम रोके, नीचे झुका और महल की भूमि की मिट्टी को सूंघा। वो आंखें बंद करके कुछ देर तक हवा में अपनी नाक घुमाता रहा, जैसे कोई गुप्त संदेश पढ़ रहा हो। फिर उसने विजय भरी मुस्कान के साथ आंखें खोलीं और बोला, खजाना अब अधिक दूर नहीं है। इसकी खुशबू मेरे भीतर दौड़ रही है। बिल्कुल इसी दिशा में चलो मेरे पीछे। फकीरा की बात पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। बिना कोई प्रश्न किए तीनों चोर और उनके साथी सम्राट उसकी पीठ पीछे चल दिए। खामोश गलियारों, झुकी हुई दीवारों और एक गुप्त मार्ग से होते हुए वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां राज्य का शाही खजाना छिपा था। उनके सामने था एक विशाल और मजबूत लकड़ी का द्वार, जो कई सदियों पुराना प्रतीत होता था और जिसके बीचों बीच एक भारी कलात्मक ताला जड़ा था। ये ताला देखने में ही इतना जटिल था कि किसी भी आम कारीगर को इसे तोड़ने में घंटों लग जाते। अब रंगा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, जैसे वो अपने सबसे बड़े शत्रु के सामने खड़ा हो। उसने अपनी जेब से पतली सी तार निकाली और उसे ताले के छेद में डाल दिया। उसकी उंगलियां मानो नृत्य कर रही हों। वो तार को अंदर घुमाता, मरोड़ता और सहलाता रहा। थोड़ी ही देर में छटाक की एक धीमी लेकिन निर्णायक आवाज हुई। ताला खुल चुका था। रंगा मुस्कुराया और गर्व से बोला, कहा था ना, मेरे इस हुनर के आगे कोई ताला नहीं टिकता। अब हमें कौन रोक सकता है। फिर धीरे से दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य देखते ही चारों चोरों की आंखें चौंधियां गईं। वह कक्ष मानो स्वर्णलोक बन चुका था। चारों ओर सोने की अशरफियां, हीरे, मोती, जवाहरात के ढेर लगे थे। बेशुमार संपदा बिखरी हुई थी, जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। एक चोर विस्मित होकर फुसफुसाया, भाइयों, अब ये सब कुछ हमारा हो चुका है। अब जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सम्राट ने देखा कि लालच ने उनके विवेक को पूरी तरह से निगल लिया था। अब वे सभी दौलत समेटने में लग गए। किसी ने झोले में अशरफियां भरी, कोई हीरों को संभालने लगा। सम्राट भी उनके साथ नीचे झुककर ये सब करने का दिखावा कर रहे थे, पर उनकी मुस्कान किसी और ही उद्देश्य की थी। वो देख रहे थे कि कैसे हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है। ये निर्णायक क्षण था जब उन्हें वो जानकारी हासिल करनी थी जिसके लिए उन्होंने ये सब रचा था। चोरी पूरी हो चुकी थी। अब उन्हें चोरों के नाम और ठिकाने चाहिए थे। थोड़ी देर बाद जब सबने अपनी अपनी झोली भर ली और खजाने के फर्श पर केवल खाली जगहें दिखाई देने लगी, तो चारों चोरों ने संतोष की गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अपार दौलत हासिल करने की खुशी थी। चोरों ने एक भरी हुई थैली सम्राट की ओर बढ़ाई। फकीरा बोला, लो भाई, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम भी हमारे साथ आए हो, तुम्हें भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। तुमने हमें राजमहल तक पहुंचाया। सम्राट ने थैली की ओर देखा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं दोस्तों, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तो यूं ही तुम्हारे साथ आ गया था। मेरी किस्मत में शायद ये दौलत नहीं लिखी थी। इसे तुम ही रख लो। रतन हैरानी से बोला, अरे भाई, इतनी दौलत को कौन ठुकराता है? क्या तू वाकई इतना बड़ा त्याग कर रहा है? राजा ने केवल इतना कहा, तुम ही रख लो, इसे भी अपने हिस्से में बांट लो। अब हम साथी बन चुके हैं और मैं जानता हूं कि तुम मुझे अगली बार का मौका अवश्य दोगे। चारों चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने सम्राट के इस अजीब व्यवहार को उसकी सनक समझा। उन्होंने कंधे उचकाए और लालच में भरकर बोले, हमें क्या, इसका भी हिस्सा हमें ही मिल जाएगा। वे तुरंत अपने अपने हिस्से गिनने और बांटने में लग गए। सम्राट ने इसी अवसर का लाभ उठाया। वो एक एक कर चोरों के पास गया और अत्यंत सहज ढंग से पूछा, भाइयों, हम सब आज रात तो सफल हो गए, लेकिन अगर फिर कभी ऐसी योजना बनी तो मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा? अगली बार हमें पहले से एक दूसरे का ठिकाना पता होना चाहिए। सबसे पहले फकीरा बोला, मैं तो बाजार के पास वाली सराय के बगल में ही रहता हूँ। तुम वहां आकर पूछ लेना। कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं आ जाना। इसके बाद चमन ने भी अपने ठिकाने की पुष्टि की। मैं नगर के बाहरी छोर पर पुराने बरगद के पेड़ के पास वाली बस्ती में रहता हूँ। मुझे चमन नाम से सब जानते हैं। फिर रंगा ने अपना पता बताया और अंत में रतन ने भी अपना नाम और ठिकाना सम्राट को दे दिया। चारों चोर निश्चिंत थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जो व्यक्ति उनके साथ खजाने में घुसा था और जिसने उनका हिस्सा भी ठुकरा दिया था, वही इस भूमि का सम्राट है। उन्होंने सम्राट के त्याग को उसके भलेपन या भाग्य की कमी माना। पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद सम्राट ने चोरी किए हुए खजाने के साथ उन्हें जाने दिया। खजाना लूटकर वे चारों चोर अंधेरे में विलीन हो गए, अपने अपने ठिकानों की ओर चल पड़े। सम्राट शत्रुजीत वहीं खजाने के कक्ष के पास खड़े रहे। उनके मुख पर संतोष की गहरी छाया थी।
उनकी योजना सटीक ढंग से सफल हुई थी। उन्होंने केवल चोरों के नाम और ठिकाने ही नहीं जाने थे, बल्कि उनके विलक्षण गुण भी पहचान लिए थे। राजा मन ही मन सोच रहा था, ये लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके भीतर ऐसे गुण हैं जो मेरी सेना में किसी भी वीर सिपाही से कम नहीं हैं। यदि मैं इन्हें कारागार में डालता हूं तो इनके ये अनमोल गुण सड़ जाएंगे, लेकिन यदि मैं इन्हें सही दिशा में लगाऊं तो ये चोर नहीं बल्कि मेरे राज्य के सबसे शक्तिशाली रक्षक बन सकते हैं। उसके विचार दृढ़ हो चुके थे। फकीरा, जिसकी नाक खजाने को सूंघ लेती है, अगर वही मेरे खजाने की रखवाली करे तो कौन चुरा सकेगा? रंगा, जो किसी भी ताले को पल में खोल दे, क्या वो मेरे शत्रुओं के दुर्ग में घुसने वाला बेहतरीन जासूस नहीं बन सकता? चमन, जो पशुओं की भाषा समझता है, वो मेरे हाथियों और घोड़ों की सेवा में क्यों नहीं लगाया जाए, ताकि सेना की शक्ति और स्वास्थ्य पर कोई संकट ना आए? और रतन, जिसकी आंखें अंधेरे में भी सच्चाई पहचान लेती हैं, क्या वो मेरी महल की रक्षा में मुख्य प्रहरी नहीं हो सकता? ये निश्चय कर सम्राट शत्रुजीत ने खजाने के द्वार को धीरे से बंद किया और धीरे धीरे उन्हीं नगर की गलियों से होता हुआ वापस अपने महल की ओर लौटने लगा। उनके कदम तेज थे। उनके मन में एक नए युग की योजना थी, एक ऐसी योजना जहां चोरों के दुर्गुणों को राज्य के गुणों में बदल दिया जाएगा। सुबह का सूरज निकला तो समूचे नगर में हलचल मच चुकी थी। एक खबर ने सबका चैन छीन लिया था। राजमहल का खजाना लुट चुका है। ये समाचार आग की तरह फैला और पूरे दरबार में बेचैनी फैल गई। मंत्री, सलाहकार और सेनापति सभी दरबार में एकत्र हुए। कोई कह रहा था कि ये कार्य किसी बाहरी गिरोह का है। किसी ने शंका व्यक्त की कि महल के भीतर का ही कोई व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। एक से एक सुझाव दिए जा रहे थे, पर किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था कि ये असंभव चोरी कैसे हुई। सम्राट शत्रुजीत अपने सिंहासन पर बैठे शांति से ये सब सुन रहे थे। उन्होंने किसी भी मंत्री या सलाहकार को कुछ नहीं बताया था, जिससे सस्पेंस और भी गहरा हो जाए। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और गूंजती हुई आवाज में बोले, मुझे भलीभांति ज्ञात है कि ये चोरी किसने की है और वे इस समय कहाँ हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें सम्राट की ओर टिक गईं। ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक मंत्री ने झुककर पूछा, महाराज, क्या वास्तव में आपको चोरों का पता है? वे कौन हैं और उनका नाम क्या है? सम्राट ने गंभीरता से कहा, हाँ, वे 4 हैं। उनके नाम हैं फकीरा, चमन, रंगा और रतन। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। सम्राट ने अब वो चाल चली जिसका इंतजार था। सिपाहियों, नगर के जिन स्थानों पर ये चारों रहते हैं, वहां तुरंत जाकर उन्हें पकड़ लाओ। उनके ठिकानों के पते मेरे पास हैं। पते खुद सम्राट ने बताए। थोड़ी ही देर में चारों चोर रस्सियों से बंधे हुए भयभीत दरबार में प्रस्तुत किए गए। वे ये सोचते हुए थरथर कांप रहे थे कि राजा को उनके नाम और ठिकानों की जानकारी कैसे मिल गई। सम्राट अभी भी उसी रहस्यमय मुस्कान के साथ सिंहासन पर आसीन थे। तभी रतन की दृष्टि सम्राट के चेहरे पर पड़ी। कुछ क्षण तक वह उन्हें देखता रहा और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, ये तो वही है। रतन के मुंह से निकले इन शब्दों ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। सभी दरबारी, मंत्री और सैनिक सम्राट और बंधे हुए चोरों के बीच देखते रहे। रतन के मन में पिछली रात की स्मृतियां बिजली की तरह कौंध गईं। वही चाल, वही आवाज, वही मुस्कान जो उन्होंने अंधेरे में पहली बार देखी थी और जिसे उनकी अद्वितीय दृष्टि कभी नहीं भूल सकती थी। रतन ने अपने बाकी साथियों की ओर देखा। उसकी आंखें आतंक से फैली हुई थीं। उसने धीमे कांपते स्वर में कहा, हमारा 5वां साथी। यही सम्राट थे। वही हमारे साथ खजाने तक आए थे। इन्होंने ही हमें वहां तक पहुंचाया। तीनों चोरों ने पहले तो रतन की बात को पागलपन समझा। रंगा गुस्से में बोला, तू तो पागल हो गया है। भला सम्राट खुद चोरी करेगा? अगर ये सम्राट होता तो हमारे साथ रात भर गलियों में घूमता। ये सिर्फ हमें डराने की चाल है। रतन ने अपनी बात पर जोर दिया। उसकी आवाज में सच्चाई का स्वर था। नहीं, मैं शपथ लेता हूं, ये वही व्यक्ति है। मेरा गुण मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैंने अंधेरे में एक बार जिसे देख लिया, उसे फिर कभी नहीं भूलता। इन्होंने ही हमें फंसाया है। अब सारा दरबार सन्नाटे में डूब गया। मंत्रीगण एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे। क्या यह वास्तव में संभव था कि राजा ने खुद चोरी का जाल बिछाया? सम्राट शत्रुजीत ने यह सब सुना और फिर जबरदस्त ठहाका लगाया। उनकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। ये हंसी केवल एक राजा की नहीं थी, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार की थी, जिसने अपने शिकार को उनके ही जाल में फंसा लिया था। फिर उन्होंने सिपाहियों की ओर संकेत किया और आदेश दिया कि चारों चोरों की रस्सियां खोल दी जाएं। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह कैसा न्याय था? चोरी साबित हो चुकी थी, चोर पकड़े जा चुके थे, फिर भी उन्हें दंड के बजाय आजादी दी जा रही थी। ये अजीब सस्पेंस ने सबकी जिज्ञासा बढ़ा दी।
सम्राट अपने सिंहासन से उठे और चारों चोरों के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहन समझदारी थी। इन लोगों को पकड़ने का उद्देश्य इन्हें दंड देना नहीं था, सम्राट ने शांत स्पष्ट आवाज में कहा, बल्कि कुछ और था। उन्होंने दरबारियों को रात की पूरी घटना सुनाई, कैसे वे स्वयं चोरों के साथ गुप्त वेश में गए, कैसे उन्होंने उनकी विलक्षण काबिलियतों को पहचाना और कैसे उन्होंने उनके नाम पते मालूम किए। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे चमन के कुत्ते ने उन्हें पहचान लिया था और कैसे रतन की दृष्टि ने उन्हें अंतिम क्षण में पकड़ लिया। ये सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने राजा की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा में सिर झुका दिया। अब चारों चोर जिन्होंने सच्चाई जान ली थी, सम्राट के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। फकीरा ने कांपते हाथों से राजा के चरण स्पर्श किए और बोला, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको पहचानने में भूल की। हमें एक और अवसर दें। हम अपने इस पाप का प्रायश्चित पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करके करेंगे। सम्राट मुस्कुराए और उन्हें उठाकर खड़ा किया। तुम लोग चोर अवश्य थे, उन्होंने कहा, परंतु तुम्हारे भीतर अनमोल गुण हैं। यदि इन्हें सही दिशा में लगाया जाए तो तुम न केवल अपनी किस्मत बदल सकते हो, बल्कि समूचे राज्य के लिए वरदान बन सकते हो। सम्राट शत्रुजीत ने दरबार को संबोधित किया, मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई विशेष हुनर होता है। इन चोरों ने अपने हुनर को गलत रास्ते पर लगाया। मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें सही मार्ग दिखाऊं। और फिर सम्राट ने तुरंत वहीं दरबार में अपने अद्वितीय न्याय का प्रदर्शन किया। उन्होंने चोरों को उनके दुर्गुणों के लिए दंड नहीं दिया, बल्कि उनके विलक्षण गुणों के अनुसार उन्हें राज्य सेवा में नियुक्त कर दिया। रतन, जो अंधेरे में किसी को भी पहचान सकता था और जिसकी दृष्टि अभेद्य थी, उसे राजमहल का प्रधान प्रहरी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी बना दिया गया। रंगा, जो बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता था, उसे राजकोष का संरक्षक, कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब वो ताले तोड़ता नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करता था कि कोई उन्हें तोड़ न पाए। चमन, जिसे पशुओं की भाषा समझने का अद्भुत गुण था, उसे शाही अस्तबल का प्रमुख अधिकारी बनाया गया। उसका काम अब घोड़ों और हाथियों के स्वास्थ्य की देखभाल और उनकी गुप्त समस्याओं को हल करना था। फकीरा, जो सोने, चांदी और खजाने की गंध पहचान सकता था, उसे राज्य के खोजी दस्ते का प्रमुख नियुक्त किया गया। उसका काम अब छिपी हुई दौलत को खोजना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि राज्य का कोई भी खजाना चोरी न हो या गलत हाथों में न जाए। समय के साथ ये चारों पूर्व चोर सम्राट शत्रुजीत के सबसे वफादार और योग्य दरबारी बन गए। जो कभी चोरी के लिए बदनाम थे, आज वे अपनी काबिलियत से राज्य के स्तंभ बन चुके थे। यह सत्य ही कहा गया है कि मनुष्य की पहचान उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य से होती है। ये मायने नहीं रखता कि कोई कहाँ से चला है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि वो किस दिशा में जा रहा है। हर व्यक्ति को जीवन में एक दूसरा अवसर अवश्य मिलता है, और जो व्यक्ति किसी के दोषों को नहीं बल्कि गुणों को देखकर उसे सही मार्ग पर लगा दे, वही सच्चा नेता, सच्चा सम्राट होता है। सम्राट शत्रुजीत का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम था। दरबार में खड़े मंत्री और दरबारी अभी भी सकते में थे। एक ओर उन्हें अपने सम्राट की बुद्धिमत्ता पर गर्व था, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात पर गहरा संशय था कि जिन लोगों ने राजकोष लूटा, उन्हें ही राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया गया है। विश्वास और अविश्वास का एक बारीक संतुलन हवा में तैर रहा था। रतन, फकीरा, चमन और रंगा अब रस्सियों से मुक्त थे, पर उनके कंधों पर अतीत का बोझ और भविष्य की भारी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि चोरी के उनके गुण उन्हें राजमहल के सबसे करीब ले आएंगे। सम्राट ने चारों को अपने पास बुलाया और उनकी आंखों में देखा। याद रखना, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे गुण अमूल्य हैं, पर तुम्हारे कर्म अब अमूल्य होने चाहिए। तुम्हारा हर कदम तुम्हारी ईमानदारी का प्रमाण होगा। दरबार के कई लोगों को तुम पर विश्वास नहीं होगा, और यह उनका अधिकार है। तुम्हें अपने काम से उनका संशय मिटाना होगा। सबसे पहले रतन ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। उसे राजमहल का प्रधान प्रहरी बनाया गया था। उसकी ड्यूटी रात में जब पूरा महल सोता था शुरू होती थी। पहले ही दिन मुख्य सेनापति धर्मपाल ने उसे चुनौती दी। धर्मपाल एक पुराने वफादार सैनिक थे, जो इन चोरों को किसी भी कीमत पर महल में नहीं देखना चाहते थे। रतन, सेनापति ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारा गुण है अंधेरे में पहचानना। मैं आज रात गुप्तवेश में महल के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमूंगा। अगर तुम मुझे 3 बार पकड़ लेते हो और मेरा नाम बता देते हो, तो मैं तुम्हें महल का प्रहरी मान लूंगा। अगर तुम विफल हुए तो तुम्हें कल ही राज्य छोड़ना होगा। ये रतन के लिए एक बड़ा परीक्षा का क्षण था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, महल में सन्नाटा था। रतन अपने मार्ग पर घूम रहा था। उसकी आंखें, जो कभी चोरी के लिए अंधेरे को पड़ती थीं, अब रक्षा के लिए हर छाया को स्कैन कर रही थीं। रात के पहले पहर में उसने एक झुके हुए व्यक्ति को देखा,
जो एक खंभे की छाया में छिपा हुआ था। उसकी चाल और उसकी मुद्रा सेनापति से मेल नहीं खाती थी, लेकिन रतन की अद्वितीय दृष्टि ने पहचान लिया कि ये व्यक्ति भी गुप्त वेश में था। रतन चुपचाप आगे बढ़ा और अचानक उसने उस व्यक्ति के सामने आकर कहा, सेनापति धर्मपाल, आपका पहला प्रयास विफल रहा। धर्मपाल आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने सिर से पांव तक एक साधारण सेवक का वेश पहन रखा था। तुमने मुझे कैसे पहचाना? रतन मुस्कुराया। महाराज, सेवक की चाल में युद्ध विजयी सेनापति का आत्मविश्वास छिपा नहीं रह सकता। ये आपकी आंखों की गहराई थी जो अंधेरे में भी आपके पद का रहस्य बता रही थी। सेनापति ने हार मानी, लेकिन उन्हें अभी भी शक था। ये तो किस्मत थी। दूसरा प्रयास अभी बाकी है। दूसरे पहर में सेनापति ने वेश बदला। वो एक शाही दरबारी के रूप में, जो शराब के नशे में लड़खड़ा रहा था, गलियारे से गुजरे। वो जानबूझकर लड़खड़ा रहे थे ताकि कोई उन्हें गंभीर न समझे। जैसे ही वो रतन के पास से गुजरे, रतन ने उन्हें फिर रोका। सेनापति जी, आपका दूसरा प्रयास भी विफल। दरबारी चाहे जितना भी नशे में हो, उसके कपड़े कभी भी युद्ध के मैदान की बारूद की गंध नहीं छोड़ते, और लड़खड़ाते हुए भी आपकी पगबाधा कभी नहीं टूटी। आप एक प्रशिक्षित सैनिक हैं। धर्मपाल का संशय अब विश्वास में बदलने लगा था। रात के अंतिम पहर में सेनापति ने सोचा कि वो सबसे सुरक्षित रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने महल की छत पर छिपने का फैसला किया, जहां कोई भी प्रहरी पहुंच नहीं सकता था। वो लगभग 2 घंटे तक छत की घनी छाया में छिपे रहे। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। रतन छत की दूसरी ओर खड़ा था, जहां केवल तारों की रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, सेनापति धर्मपाल, आप स्वयं को सुरक्षित मान रहे थे, पर छत की सबसे ऊंची जगह पर छिपने वाला व्यक्ति वह होता है जिसे सबसे पहले पकड़े जाने का डर होता है। यही आपकी कमजोरी थी। आपका तीसरा प्रयास भी विफल रहा। सेनापति धर्मपाल नीचे उतरे। उनकी आंखों में अब गहन सम्मान था। उन्होंने रतन को गले लगाया और दरबारियों के संशय को दूर करते हुए कहा, यह व्यक्ति चोर नहीं, बल्कि साक्षात यमराज की आंखों वाला प्रहरी है। इस महल की सुरक्षा अब अभेद्य है। रतन का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, लेकिन अब रंगा की बारी थी, जिसे राजकोष का संरक्षक बनाया गया था। उसका परीक्षण अधिक जटिल और खतरनाक होने वाला था। रतन की सफलता ने दरबार में एक सकारात्मक लहर पैदा की थी, लेकिन सेनापति धर्मपाल और कुछ अन्य रूढ़िवादी मंत्रियों का संशय अभी भी रंगा पर केंद्रित था, जिसे राजकोष का संरक्षक बनाया गया था। वे मानते थे कि ताला तोड़ने वाला ताला लगाने के काम में कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता। रंगा को राजकोष की जिम्मेदारी सौंपने के बाद सम्राट ने उसे 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वो सभी तालों और सुरक्षा प्रणालियों का निरीक्षण कर सके। रंगा ने अपने चोर दिमाग का उपयोग सुरक्षा को समझने में किया। उसने देखा कि महल के ताले भले ही मजबूत हों, लेकिन उन्हें तोड़ने के कई पारंपरिक तरीके मौजूद थे जो उसे अच्छे से पता थे। उसने राजकोष के द्वार पर खड़े होकर सम्राट से कहा, महाराज, मेरे ताला तोड़ने के कौशल ने मुझे सिखाया है कि सबसे मजबूत ताला भी तब तक ही सुरक्षित है जब तक उसे खोलने वाले की चालाकी उससे कम न हो। मैं राजकोष की रक्षा के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाऊंगा जो अद्वितीय होगी। राजकोष का पहला परीक्षण सम्राट ने स्वयं घोषित किया। उन्होंने रंगा को चुनौती दी कि वो राजकोष के मुख्य द्वार पर एक नया अभेद्य ताला लगाए, जिसे कोई भी, यहां तक कि स्वयं रंगा भी, बिना चाबी या सही कोड के न खोल पाए। यदि रंगा विफल हुआ तो उसे ताला तोड़ने के लिए दंडित किया जाएगा। ये शर्त रंगा के लिए जीवन मरण का सवाल बन गई। रंगा ने अपनी सारी कुशलता 1 सप्ताह तक एक अद्वितीय ताले को बनाने में लगा दी। यह ताला केवल धातुओं का मिश्रण नहीं था, बल्कि अनेक यांत्रिक उलझनों और ध्वनि संवेदनशील तंत्र से युक्त था। रंगा जानता था कि उसकी तार इस ताले को तोड़ने की कोशिश में जैसे ही इसके भीतर जाएगी, ये ताला एक गुप्त सायरन को सक्रिय कर देगा। 1 सप्ताह बाद सम्राट और पूरा दरबार राजकोष के द्वार पर एकत्र हुआ। रंगा ने ताला जड़ दिया और चाबी सम्राट को सौंप दी। सेनापति धर्मपाल ने एक चुनौती पेश की, महाराज, क्यों न हम किसी बाहरी विश्वविख्यात ताला विशेषज्ञ को बुलवाएं? केवल उसी के सामने रंगा की कला का सही परीक्षण हो सकेगा। सम्राट ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। उन्होंने पड़ोसी राज्य के एक वृद्ध चालाक ताला कारीगर को बुलाया, जिसकी प्रसिद्धि थी कि वो दुनिया का कोई भी ताला केवल अपनी उंगलियों की स्पर्श शक्ति से खोल सकता है। ताला कारीगर, जिसका नाम विजय दत्त था, वहां पहुंचा। उसने ताले को ध्यान से देखा। ताला देखने में साधारण था, पर उसमें छिपी जटिलता विजय दत्त को भी हैरान कर रही थी। उसने ताले पर अपनी उंगलियां फेरी, उन्हें महसूस किया और फिर अपनी पतली तारें निकाली। विजय दत्त ने लगभग 1 घंटा लगाया। उसकी उंगलियां ताले के छिद्रों में कलाबाजी कर रही थीं। दरबार में पूरी तरह सन्नाटा था। रंगा, जो अब एक संरक्षक था, चिंतित होकर देख रहा था। उसे पता था कि विजय दत्त अगर ताला तोड़ने में कामयाब हो गया
तो ये उसकी असफलता नहीं बल्कि सम्राट के विश्वास का टूटना होगा। विजयदत्त ने अंत में एक गहरी सांस ली और जैसे ही उसने ताले के भीतर एक निर्णायक मोड़ देने की कोशिश की, अचानक ताले के भीतर से एक तीखी लेकिन धीमी आवाज निकली और राजकोष के भीतर से एक गुप्त अलार्म सक्रिय हो गया। तुरंत ही राजकोष के द्वार के ऊपर एक भारी लोहे की जाली नीचे आ गिरी, जिसने द्वार को पूरी तरह बंद कर दिया। विजयदत्त हक्का बक्का रह गया। विजयदत्त ने हार मानते हुए सम्राट से कहा, महाराज, यह ताला किसी साधारण कारीगर का नहीं है, ये आत्मरक्षा तंत्र से युक्त है। जैसे ही किसी ने इसे गलत चाबी या तार से खोलने की कोशिश की, इसने गुप्त अलार्म बजा दिया और खुद को अतिरिक्त लोहे की जाली से सील बंद कर दिया। इसे खोलने की हर कोशिश इसे और अधिक सुरक्षित बना देगी। विजयदत्त ने सिर झुकाया और रंगा की ओर सम्मान से देखा। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ताले तोड़ने के हर संभावित तरीके को जानता है, वही सबसे अच्छा संरक्षक हो सकता है। ये ताला अब अभेद्य है। दरबारियों का संशय अब लगभग समाप्त हो चुका था। रंगा ने अपने कौशल को सकारात्मक दिशा में लगाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी थी। लेकिन जैसे ही दरबार में खुशी और संतोष की लहर दौड़ पड़ी, तभी एक अदृश्य खतरा सामने आया। राजधानी से लगभग 2 दिन की दूरी पर स्थित एक महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र से खबर आई कि वहां काम करने वाले मजदूरों के बीच अजीब तरह की अफवाहें फैल रही हैं। वे दावा कर रहे थे कि जमीन के नीचे से उन्हें रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई गुप्त रूप से सुरंग खोद रहा हो। खनन क्षेत्र राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत था और अगर वहां सुरंगों का काम चल रहा था तो इसका मतलब था कि कोई बाहरी संगठित गिरोह राज्य के खनिजों को चुराने की कोशिश कर रहा था। सम्राट ने तुरंत इस समस्या को हल करने के लिए चमन की ओर देखा। उसकी विलक्षण क्षमता, पशु पक्षियों की भाषा समझना, अब मानव दुश्मनों को ट्रैक करने के लिए उपयोग में लाई जानी थी। ये चमन के लिए एक नया और ज्यादा गंभीर परीक्षण था। चमन के लिए ये चुनौती केवल उसकी काबिलियत का परीक्षण नहीं थी, बल्कि ये साबित करने का अवसर था कि उसका गुण केवल घरेलू पशुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को भी खोल सकता है। सम्राट शत्रुजीत ने चमन को तुरंत शाही अस्तबल के प्रमुख अधिकारी के रूप में उसके पद पर नियुक्त किया, लेकिन साथ ही उसे एक गोपनीय मिशन पर खनन क्षेत्र की ओर रवाना किया। चमन जब खनन क्षेत्र पहुंचा तो वहां गहन अशांति थी। मजदूर डरे हुए थे और काम लगभग रुका हुआ था। उन्हें रात में जो आवाजें सुनाई देती थीं, वो सुरंग खोदने की नहीं, बल्कि जमीन के भीतर किसी बड़े जानवर के चलने जैसी लगती थीं। स्थानीय अधिकारी इस बात को अंधविश्वास मान रहे थे, लेकिन चमन ने अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने कानों और दिल से सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले खनन क्षेत्र के आसपास के कुत्तों और भेड़ियों की गतिविधियों पर ध्यान दिया। रात होते ही वे सभी एक खास दिशा में मुंह करके बेचैनी से भौंकते थे, लेकिन किसी इंसान या साधारण शिकारी की आहट पर नहीं। चमन ने रात के सन्नाटे में एक दूर खड़े शांत भेड़िए की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी इंद्रियों को खोल दिया और भेड़िए की आवाजों को समझने की कोशिश की। भेड़िया भौंक नहीं रहा था, बल्कि दर्द और चेतावनी का एक अजीब स्वर निकाल रहा था। चमन ने अपने भीतर के ज्ञान को टटोला और भेड़िए की दबी हुई आवाजों का अनुवाद किया। भेड़िया कह रहा था, गहराई में नीचे पत्थरों के बीच कुछ चल रहा है। ये इंसान नहीं है, ये भूमि के भीतर का दानव है और इसकी चाल अब सतह की ओर बढ़ रही है। चमन चौंक गया। भेड़िया दानव शब्द का प्रयोग किसी बड़ी अनजानी शक्ति के लिए कर रहा था। इसका मतलब था कि खदानों में चोरी करने वाला कोई साधारण गिरोह नहीं था, बल्कि वे अत्यधिक कुशल थे और उन्होंने अपनी सुरंगों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया था। चमन ने फिर पास ही चल रहे शाही घोड़ों के अस्तबल की ओर रुख किया। घोड़े, जो स्वाभाविक रूप से बहादुर होते हैं, इस क्षेत्र में आने के बाद से बेचैन थे और अक्सर रात में हिनहिनाते थे। उसने एक पुराने घोड़े को सांत्वना दी और उसके हिनहिनाने के पीछे के छिपे संदेश को समझा। घोड़ा कह रहा था, हम नीचे की गंध महसूस कर रहे हैं, लोहे और मिट्टी की गंध नहीं, बल्कि गंध है नशीले पौधों की, जिन्हें गहरी सुरंगों में छिपाया जा रहा है। चमन को अब पूरी बात समझ में आने लगी थी। ये केवल खनिज चोरी का मामला नहीं था। किसी बड़े गिरोह ने खनन क्षेत्र की आड़ में गुप्त रूप से नशीले पदार्थों की खेती या भंडारण के लिए भूमिगत सुरंगें बना रखी थीं, और वे अब धीरे धीरे सतह की ओर अपना रास्ता बना रहे थे। चमन ने अपनी रिपोर्ट तत्काल सम्राट को भेजी। महाराज, खतरा केवल चोरी का नहीं, बल्कि राज्य के भीतर गुप्त जहर फैलाने का है। सुरंगें मौजूद हैं और वे नशीले पौधों की गंध से भरी हैं। इन सुरंगों तक पहुंचने के लिए हमें खोजी दल की नहीं, बल्कि सूंघने की शक्ति वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, यानी फकीरा की। सम्राट शत्रुजीत दरबार में ये रिपोर्ट पाकर तुरंत चिंतित हो उठे। ये संकट कानून व्यवस्था से कहीं आगे राज्य की नैतिकता और युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य तक पहुंच चुका था। उन्होंने बिना समय गंवाए फकीरा को, जो अब राजकोष के खोजी दस्ते का प्रमुख बन चुका था, चमन के साथ जुड़ने का आदेश दिया। फकीरा का काम अब दौलत को सूंघना नहीं, बल्कि छिपे हुए खतरे को सूंघना था।
फकीरा और चमन, जो कभी एक ही चोर गिरोह का हिस्सा थे, अब राज्य के दो महत्वपूर्ण रक्षक बन चुके थे जो एक दूसरे के गुणों पर निर्भर थे। जब फकीरा खनन क्षेत्र पहुंचा तो चमन ने उसे सीधे उस क्षेत्र में ले गया जहां भेड़िए और घोड़े सबसे ज्यादा बेचैनी दिखाते थे। फकीरा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वो अब सोने चांदी की नहीं बल्कि मिट्टी और नम हवा की गंध पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुझे गंध आ रही है, फकीरा ने फुसफुसाया। ये खजाने की गंध नहीं बल्कि जहरीली मिठास है। ये गंध जमीन के भीतर कई फीट नीचे से आ रही है। सुरंग यहीं कहीं है, लेकिन इसका प्रवेश द्वार अत्यंत चालाकी से छिपाया गया है। चमन ने पास के एक गिद्ध की आवाज सुनी जो ऊपर हवा में मंडरा रहा था। गिद्ध जोर से चीखा और चमन को एक खास दिशा की ओर इशारा किया। चमन ने फकीरा की ओर इशारा किया। उस ओर देखो, गिद्ध हमें बता रहा है कि सुरंग का प्रवेश द्वार एक पुराने ढह चुके पत्थरों के ढेर के नीचे छिपा है, जिसे जानबूझकर छोड़ा गया है ताकि वो प्राकृतिक लगे। अब दोनों पूर्व चोरों ने मिलकर अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करके उस गुप्त सुरंग के प्रवेश द्वार को खोजने का काम शुरू किया, जिसके भीतर राज्य को खोखला करने वाला जहर छिपा हुआ था। खनन क्षेत्र में फकीरा और चमन की जोड़ी सम्राट की योजना के अद्वितीय परिणाम को दर्शा रही थी। जो गुण कभी चोरी में इस्तेमाल होते थे, वे अब राज्य की रक्षा के लिए अचूक हथियार बन चुके थे। गिद्ध द्वारा बताए गए पत्थरों के ढेर के पास पहुंचकर फकीरा ने जमीन पर घुटने टेके। उसने अपनी नाक को जमीन के करीब लाकर अलग अलग पत्थरों के बीच की हवा को सूंघा। नशीले पौधों की गंध, जिसे मनुष्य सूंघ नहीं सकता था, अब फकीरा के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शक बन चुकी थी। ये पत्थरों का ढेर केवल ढेर नहीं है, फकीरा ने धीरे से कहा, बल्कि सुनियोजित आवरण है। गंध सबसे तेज यहाँ इस चिकने पत्थर के नीचे से आ रही है। चमन और कुछ वफादार स्थानीय सैनिकों ने उस बड़े चिकने पत्थर को हटाने की कोशिश की। वो पत्थर इतना भारी था कि उसे हटाना लगभग असंभव लग रहा था। तभी चमन ने पास के एक छोटे खरगोश को देखा जो उस पत्थर के पास उछलकर फिर एक छोटे से छिद्र में गायब हो गया। चमन ने खरगोश की हरकतों को पढ़ते हुए फुसफुसाया, खरगोश हमसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पत्थर केवल भारी नहीं है, ये गलत तरीके से रखा गया है। इसके नीचे एक छिपा हुआ कुंडा है जो इसे खिसका सकता है। खरगोश की बताई हुई दिशा में खोजने पर उन्हें सचमुच एक छोटा सा लोहे का कुंडा मिला जिसे पत्थरों की धूल से छिपाया गया था। सैनिकों ने उसे खींचकर देखा। एक भयानक जमीन को हिला देने वाली घर्षण ध्वनि के साथ वो विशाल पत्थर एक ओर खिसक गया और नीचे अंधेरा प्रवेश द्वार खुल गया। यह गुप्त सुरंग का प्रवेश द्वार था। भीतर की हवा पुरानी, नम और नशीले पौधों की तीखी गंध से भरी थी। फकीरा ने टॉर्च ली और बिना डरे सबसे पहले भीतर घुस गया। चमन और दो सैनिक उसके पीछे आए। सुरंग भीतर से आश्चर्यजनक रूप से बड़ी और कुशलता से खोदी गई थी। चोरों के इस गिरोह ने केवल खुदाई नहीं की थी, बल्कि इसे एक भूमिगत गोदाम के रूप में तैयार किया था। आगे बढ़ते हुए फकीरा अपनी घ्राण शक्ति का उपयोग एक मानव कंपास की तरह कर रहा था। वो कभी रुकता, कभी जमीन के पास झुकता और फिर बिना किसी नक्शे के सही दिशा बताता। दाईं ओर, फकीरा फुसफुसाया, गंध यहां से और तेज है। ऐसा लगता है कि यहां कोई भूमिगत भंडारण कक्ष है। सुरंग के भीतर कई खतरनाक मोड़ और जाल थे। एक जगह चमन के कान में चमगादड़ों की फुसफुसाहट सुनाई दी। चमगादड़ की आवाज सुनकर चमन एकदम रुक गया। रुक जाओ, चमगादड़ कह रहे हैं कि आगे जमीन कमजोर है। वहां एक गहरा गड्ढा है जिसके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए हैं। ये एक जाल है। फकीरा ने जमीन सूंघी और हामी भरी। चमन सही कह रहा है। नीचे हवा का बहाव बदल गया है, जो खाली जगह का संकेत है। उनकी चोरों वाली विशेषज्ञता उन्हें हर जाल से बचा रही थी। एक ने प्राकृतिक संकेतों को पढ़ा, दूसरे ने गंध के रास्तों को पहचाना। लगभग 2 घंटे तक अंधेरी सुरंग में चलने के बाद वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। वहां का दृश्य स्तब्ध कर देने वाला था। कक्ष नशीले पौधों के बड़े बड़े बंडलों से भरा था, जो राज्य के युवाओं को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। लेकिन कक्ष खाली नहीं था। वहां 5-6 मजबूत लोग थे जो अपने चेहरे नकाब से ढके हुए थे और इन पौधों की पैकिंग कर रहे थे। ये लोग, जो गुप्त नशीले पदार्थों के तस्कर गिरोह के सदस्य थे, शायद बाहरी राज्यों के थे। जैसे ही सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, फकीरा ने उन्हें रोक दिया। रुको, इतने लोगों के साथ आमने सामने की लड़ाई में हम फंस सकते हैं। चमन ने फिर से चमगादड़ों की आवाज सुनी। चमगादड़ कह रहे हैं कि इस कक्ष का एक और गुप्त निकास द्वार है और गिरोह का सरगना उसी द्वार के पास छिपा है। वो हमसे लड़ना नहीं चाहता, वो भागने की फिराक में है। चमन और फकीरा ने तय किया कि वे मुख्य समूह पर हमला करने के बजाय सरगना को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फकीरा ने गंध का उपयोग करके सरगना की छिपी हुई जगह का पता लगाया।
वो एक झुके हुए चट्टान के पीछे छिपा था और उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। फकीरा और चमन ने चुपके से दो अलग अलग रास्तों से सरगना को घेर लिया। जब सरगना ने भागने की कोशिश की तो फकीरा ने उस पर झपटकर उसे पकड़ लिया। इस छोटी सी मुठभेड़ ने बाकी गिरोह को चौंका दिया। जब सैनिकों ने मुख्य गिरोह पर हमला किया तो फकीरा ने सरगना के चेहरे से नकाब हटाया। वो देखकर चमन और फकीरा दोनों चौंक गए। ये सरगना कोई साधारण तस्कर नहीं था, बल्कि सेठ जीवनदास का मुंशी था, जो सम्राट के राज्य का एक विश्वसनीय दरबारी माना जाता था। सरगना की पोटली में कोई दौलत नहीं, बल्कि अत्यंत गोपनीय कागजात थे, जो साबित करते थे कि इस षड्यंत्र में राजमहल के कुछ अन्य बड़े लोग भी शामिल थे, जो सम्राट के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे। ये चोरी का मामला नहीं था, बल्कि राजद्रोह का एक बड़ा जाल था जो सम्राट के करीबियों द्वारा बिछाया गया था। फकीरा और चमन ने न केवल नशीले पदार्थों के गिरोह को पकड़ा, बल्कि सम्राट के विरुद्ध रचे जा रहे एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश भी कर दिया। खनन क्षेत्र की गुप्त सुरंगों में मिली सफलता ने सम्राट शत्रुजीत के न्यायप्रिय दृष्टिकोण को एक बार फिर सही साबित कर दिया था। चमन और फकीरा ने न केवल नशीले पदार्थों के गिरोह को पकड़ा, बल्कि मुंशी के रूप में छिपे राजद्रोह के सरगना को भी उजागर कर दिया। गिरफ्तार मुंशी को तुरंत राजमहल लाया गया। सम्राट शत्रुजीत, जो पहले ही इस खतरे की गंभीरता को भांप चुके थे, अब समझ गए कि उनके सिंहासन के नीचे ही विद्रोह की आग सुलग रही है। मुंशी के पास से मिले गोपनीय कागजात राजमहल के 3 प्रमुख सलाहकारों के नाम उजागर कर रहे थे। ये वे लोग थे जो वर्षों से सम्राट के वफादार माने जाते थे, लेकिन वास्तव में वे राज्य की शक्ति को हथियाना चाहते थे। ये जानकारी दरबार में एक तूफान लेकर आई। सम्राट ने तुरंत एक गुप्त सभा बुलाई, जिसमें केवल सेनापति धर्मपाल, मुट्ठी भर विश्वसनीय मंत्री और अब 4 पूर्व चोर रतन, रंगा, चमन और फकीरा शामिल थे। दरबार के बाकी सदस्यों को इस षड्यंत्र की भनक भी नहीं लगने दी गई। सम्राट ने 4 पूर्व चोरों की ओर देखा। आज तुमने साबित कर दिया है कि कुशलता कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसे सही उद्देश्य की जरूरत होती है। अब मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया है। लेकिन इस जीत के बाद एक नई और भयानक समस्या खड़ी हो गई थी। पकड़े गए मुंशी ने पूछताछ में खुलासा किया कि असली विद्रोही नेता एक शक्तिशाली सामंत था, जिसका नाम जयवर्धन था, और वो जानता था कि मुंशी पकड़ा जा चुका है। जयवर्धन ने डर के मारे मुंशी के साथ मिलकर आत्मघाती जहर की व्यवस्था कर रखी थी, ताकि पकड़े जाने पर वो कोई रहस्य न खोल पाए। सम्राट ने जब मुंशी के स्वास्थ्य की जांच कराई तो वैद्य ने पुष्टि की कि मुंशी के शरीर में धीमा जहर दिया गया है और उसके पास बचने के लिए केवल कुछ घंटों का समय है। ये एक भयानक स्थिति थी। मुंशी मरने से पहले 3 सलाहकारों और सामंत जयवर्धन के गुप्त ठिकानों और अगली चाल के बारे में कुछ बता सकता था, लेकिन उसका समय तेजी से खत्म हो रहा था। इस समय के विरुद्ध युद्ध में सम्राट को फिर से एक अद्वितीय कौशल की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने रतन की ओर देखा। रतन, तुम्हारी दृष्टि अंधेरे में भी भेद कर सकती है, पर क्या वो आसन्न मृत्यु को पहचान सकती है? क्या तुम मुंशी के चेहरे पर उसकी आंखों की गहराई में कोई ऐसा संकेत देख सकते हो जो हमें बताए कि वो मरने से पहले सबसे महत्वपूर्ण रहस्य क्या छुपा रहा है? रतन को यह चुनौती सबसे कठिन लगी। मुंशी दर्द से कराह रहा था और लगभग बेहोशी की हालत में था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वे किसी चीज पर टिकी नहीं थीं। रतन मुंशी के पास गया और ध्यान से उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी वो अद्वितीय दृष्टि, जिसने कभी अंधेरे में सम्राट को पहचाना था, अब मृत्यु की छाया में सत्य खोजने का प्रयास कर रही थी। बाकी सब लोग सांस रोके खड़े थे। मुंशी के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक रतन ने मुंशी की आंख में एक छोटी सी हलचल देखी। ये हलचल केवल एक पल के लिए थी, जैसे मुंशी ने किसी चीज को याद करने की अंतिम कोशिश की हो। महाराज, रतन ने कहा, उसकी आंखें अब भी देख रही हैं, पर वो हमें नहीं देख रहा। वो महल के नक्शे को देख रहा है। उसकी दृष्टि उसके दिमाग में किसी खास दिशा या स्थान पर टिकी है। मुझे लगता है वो हमें विद्रोहियों का अगला लक्ष्य बता रहा है। रतन ने मुंशी के सिर को धीरे से थपथपाया और उसकी दृष्टि के अनुसार हवा में एक अदृश्य रेखा खींची। उसकी आंखें महल के पुराने पश्चिमी बुर्ज की ओर देख रही हैं। वह बुर्ज जिसका उपयोग वर्षों से नहीं हुआ है। ये जानकारी मिलते ही सम्राट के मन में तीव्र आशंका उठी। वो पश्चिमी बुर्ज महल के गोपनीय शस्त्रागार के ठीक ऊपर स्थित था, जहां राज्य की सबसे मूल्यवान और शक्तिशाली युद्ध सामग्री रखी जाती थी। यदि विद्रोही शस्त्रागार पर कब्जा कर लेते तो वे सम्राट के खिलाफ एक भयानक युद्ध छेड़ सकते थे। सम्राट ने तुरंत अपनी अंतिम चाल चली। उन्होंने रंगा को बुलाया। रंगा का काम ताले लगाना नहीं, बल्कि अब बुर्ज की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। रंगा, पश्चिमी बुर्ज की ओर जाओ। वहां शस्त्रागार का गुप्त द्वार है, जिसे एक पुराने भारी ताले से सील किया गया है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी उस ताले को तोड़ न पाए और शस्त्रागार तक न पहुंच पाए। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं।
ये रंगा के लिए सबसे बड़ा परीक्षण था। क्या वो उस ताले को तोड़ना जानता था जिसे उसने कभी नहीं खोला, और क्या वो शस्त्रगार को विद्रोहियों से बचा पाएगा? रतन की अभेद्य दृष्टि ने सामंत जयवर्धन की अगली चाल का खुलासा कर दिया था। पश्चिमी बुर्ज पर स्थित शाही शस्त्रगार। अब यह जिम्मेदारी रंगा की थी कि वो उस गुप्त द्वार की रक्षा करे जिसे वर्षों से इस्तेमाल नहीं किया गया था और जिस पर एक अति प्राचीन ताला जड़ा हुआ था। रंगा तुरंत 2 विश्वसनीय सैनिकों के साथ पश्चिमी बुर्ज की ओर भागा। अंधेरी संकरी सीढ़ियां चढ़ने के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शस्त्रगार का भारी ओक की लकड़ी का द्वार था। उस द्वार पर एक विशाल कलात्मक ताला लगा था जो लोहे और पीतल के मिश्रण से बना था। ये ताला इतना पुराना था कि इसकी चाबी पीढ़ियों पहले खो चुकी थी। रंगा ने ताले को छुआ। उसकी उंगलियों में एक अजीब सा कंपन हुआ। ये ताला उसके द्वारा पहले तोड़े गए किसी भी ताले से अलग था। यह केवल एक सुरक्षा उपकरण नहीं था, बल्कि इतिहास और जटिलता का प्रतीक था। इसकी डिजाइन में जटिल भूल भुलैया थी, जिसे तोड़ने के लिए केवल यांत्रिक कौशल नहीं बल्कि गहन समझ की आवश्यकता थी। रंगा जानता था कि विद्रोही इस ताले को तोड़ने के लिए अपने सबसे चतुर कारीगर को लेकर आएंगे। उसे उनसे पहले काम करना था। सम्राट ने रंगा को चाबी नहीं दी थी क्योंकि वो खो चुकी थी। रंगा का काम ताले को अभेद्य बनाना था, लेकिन वो जानता था कि पहले उसे ताले की प्रकृति को समझना होगा। इस ताले को तोड़ने का ज्ञान अब उसे इसे बचाने में मदद करेगा। उसने अपने औजार निकाले वे पतली तारें जिनसे वो कभी चोरी करता था। उसने अपनी तार ताले के छिद्र में डाली। वो ताले की आंतरिक संरचना को महसूस करने लगा। ताला अत्यंत संवेदनशील था। थोड़ी सी भी जबरदस्ती इसे जाम कर सकती थी, जिससे इसे हमेशा के लिए बंद करना मुश्किल हो जाता। रंगा अपनी पूरी एकाग्रता के साथ काम कर रहा था। उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसकी उंगलियां ताले के भीतर नृत्य करने लगीं। वो ताले के भीतर के गुप्त स्प्रिंग्स और चक्रों को महसूस कर रहा था। रंगा ने पाया कि इस ताले में एक दूसरा छिपा हुआ तंत्र था। यह तंत्र केवल तभी काम करता जब कोई इसे गलत दिशा में खोलने की कोशिश करता। ये ताला तोड़ने वाले को सीधा जवाब देता था, लेकिन ये जवाब विनाशकारी था। अगर कोई इसे गलत तरीके से खोलता तो ताले के भीतर से एक तीखा जहर बाहर निकल सकता था। ये केवल ताला नहीं है, रंगा ने फुसफुसाया। ये मौत का जाल है। उसे तुरंत निर्णय लेना था। विद्रोही कुछ ही देर में पहुंच सकते थे। पहला विचार, ताले को जाम कर दिया जाए। समस्या, जाम करने पर अगर विद्रोही बल प्रयोग करते तो ताला टूट सकता था और शस्त्रागार खुल जाता। दूसरा विचार, ताले को खोलकर अंदर घुसें और शस्त्रों को हटा दें। समस्या, ताला खोलने पर जहर सक्रिय हो सकता था और समय इतना कम था कि शस्त्रों को हटाना असंभव था। रंगा ने अपने चोर दिमाग की पराकाष्ठा का उपयोग किया। उसने सोचा, ओंटी विद्रोही किसी ऐसे ताला विशेषज्ञ को लाएंगे जो इसे तोड़ने की कोशिश करेगा। मुझे इसे खुलने से नहीं बल्कि तोड़ने से बचाना है। उसने अपनी तार बाहर निकाली। उसने ताले के बाहरी हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी जेब से कुछ लोहे के टुकड़े निकाले और उन्हें ताले के बाहरी ढांचे में विशेष स्थानों पर बड़ी बारीकी से ठोक दिया। उसने ताले को अधिक संवेदनशील बना दिया। अब यदि कोई बाहरी तार या बल का उपयोग करता तो ताले का मुख्य स्प्रिंग इतना कस जाता कि वो न तो खुलता और न ही टूटता। इसके बजाय ये ताला एक तीखी, गूंजती हुई ध्वनि पैदा करता। ये ध्वनि केवल अलार्म नहीं थी, ये एक छिपा हुआ संकेत था जो पूरे बुर्ज में गूंज सकता था। रंगा ने अपना काम पूरा किया। ठीक तभी उन्हें सीढ़ियों से तीव्र दबी हुई पदचाप की आवाज सुनाई दी। विद्रोही आ चुके थे। सामंत जयवर्धन के भेजे गए 3 नकाबपोश सैनिक और उनके साथ एक विदेशी ताला तोड़ने वाला कारीगर बुर्ज पर पहुंचे। विदेशी कारीगर ने ताले को देखा और तुरंत मुस्कुराया। वो ताला तोड़ने का अहंकार जानता था। उसने रंगा के द्वारा लगाए गए बाहरी अवरोधों को अनदेखा किया और आत्मविश्वास से अपनी तारें निकाली। जैसे ही कारीगर ने ताले पर जोर डाला, रंगा द्वारा कस दिए गए स्प्रिंग ने काम किया। ताले में कोई टूट फूट नहीं हुई, बल्कि उसने तुरंत एक तीखी ऊंची गूंज पैदा की, जैसे बुर्ज में किसी धातु के खोखलेपन की आवाज। इस गूंज ने पूरे बुर्ज को गुंजायमान कर दिया। नकाबपोश सैनिक और ताला कारीगर घबरा गए। उन्होंने समझा कि ये कोई गुप्त अलार्म था और वे पकड़े जाने के डर से तुरंत वापस सीढ़ियों से भागने लगे। लेकिन ये अलार्म केवल डर फैलाने के लिए नहीं था। ये रंगा और सम्राट की एक और गुप्त चाल थी। ठीक इसी समय बुर्ज के नीचे चमन इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि रंगा अलार्म बजाएगा। रंगा द्वारा बुर्ज के ताले में उत्पन्न की गई तीखी, ऊंची गूंज पूरे महल में फैल गई थी, लेकिन यह केवल शोर नहीं था। ये एक पूर्व नियोजित संकेत था, जिसका इंतजार बुर्ज के ठीक नीचे अस्तबल के पास चमन कर रहा था। चमन को सम्राट ने निर्देश दिया था कि वो अपने पशु भाषा ज्ञान का उपयोग करके यह पता लगाए कि बुर्ज के पास की प्रतिध्वनि किस जानवर को सबसे अधिक विचलित करती है और फिर उस जानवर की प्रतिक्रिया को समझे।
जैसे ही ताले की गूंज हवा में आई, अस्तबल के सभी घोड़े एक साथ भयभीत होकर हिनहिनाने लगे। उनकी ये घबराहट सामान्य नहीं थी, यह एक संगठित प्रतिक्रिया थी जिसे चमन ने तुरंत समझ लिया। चमन ने घोड़ों के हिनहिनाने की ध्वनि को डिकोड किया। घोड़ा कह रहा था, आवाज ऊपर से नहीं आ रही है, ये नीचे से दीवार के खोखलेपन से आ रही है। ये आवाज दौड़ती हुई परछाइयों के पैरों की आहट को छिपाने की कोशिश कर रही है। चमन को तुरंत पता चल गया, विद्रोही सैनिक और कारीगर सीढ़ियों से भाग रहे थे और ताले की गूंज का उपयोग उनकी पदचाप को छिपाने के लिए किया जा रहा था। ये एक शातिर योजना थी। सामंत जयवर्धन जानता था कि अगर ताला तोड़ने का प्रयास विफल होता है तो वो गूंज पैदा करके अपने सैनिकों को भागने का अतिरिक्त समय दे सकता है। लेकिन चमन का कौशल इस चाल को विफल करने के लिए काफी था। चमन ने भागते हुए सैनिकों की आवाज को भांप लिया और तुरंत अपने अस्तबल के सबसे तेज और वफादार घोड़ों को शांत करने के लिए उनकी अपनी भाषा में बात की। उसने घोड़ों से कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये शिकारी नहीं है, ये भागते हुए शिकार हैं। शांत रहो और मुझे उनके मार्ग का संकेत दो। घोड़े, जो चमन की आवाज को समझते थे, तुरंत शांत हो गए। उनकी अगली प्रतिक्रिया ने चमन को निर्णायक जानकारी दी। अस्तबल के एक कोने में खड़ा सबसे वृद्ध और सबसे अनुभवी घोड़ा अपनी पूंछ को जोर से जमीन पर पटकने लगा। उसने अपनी पूंछ को एक खास लय में पटका, 3 बार धीरे, फिर 1 बार जोर से। चमन ने ये कोड तुरंत समझ लिया। ये घोड़े का गुप्त संकेत था। 3 बार धीरे, पश्चिमी गलियारा, 1 बार जोर से, गुप्त निकास द्वार एक्स की ओर। विद्रोही सैनिक भागकर महल के बाहरी पश्चिमी गलियारे की ओर जा रहे थे, जहां एक अत्यंत गोपनीय पुराना निकास द्वार था जिसे केवल कुछ ही दरबारी जानते थे। चमन ने तुरंत सेनापति धर्मपाल को संदेश भेजा। वो स्वयं 2 अस्तबल कर्मचारियों के साथ, जो उसके इशारों को समझते थे, घोड़ों पर सवार होकर पश्चिमी गलियारे की ओर तेजी से बढ़ चला। जब चमन और उसकी छोटी सी टुकड़ी पश्चिमी गलियारे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सामंत जयवर्धन के 3 नकाबपोश सैनिक उस पुराने निकास द्वार को खोलने की कोशिश कर रहे थे। चमन ने अपने घोड़ों को उनकी ही भाषा में हमला करने का संकेत दिया। घोड़े, जो अस्तबल में केवल सवारी के लिए इस्तेमाल होते थे, अब युद्ध प्रशिक्षित पशुओं की तरह आगे बढ़े। घोड़ों ने अपनी खुरों की आवाज से भागते हुए सैनिकों को स्तब्ध कर दिया। एक ही क्षण में सैनिकों का सारा ध्यान द्वार खोलने से हटकर अप्रत्याशित घुड़सवार हमले पर चला गया। इस भ्रम का फायदा उठाते हुए चमन ने अपनी तलवार निकाली और उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। विद्रोही सैनिक, जो केवल चोरी छिपे काम करने के आदी थे और आमने सामने के युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, तुरंत घबरा गए। उन्होंने निकास द्वार को छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। विदेशी ताला कारीगर भी पकड़ लिया गया। सामंत जयवर्धन की यह गुप्त योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। उनकी हर चाल को चोरों के परिवर्तित गुणों ने काट दिया था। रतन ने आंखों से अगला लक्ष्य पहचाना। रंगा ने ताले को अभेद्य बनाकर उन्हें भगाया और चमन ने पशुओं की भाषा सुनकर उनके भागने के गुप्त मार्ग का खुलासा कर दिया। सम्राट शत्रुजीत ने दरबार में प्रवेश किया। पकड़े गए विद्रोही सैनिक और कारीगर उनके सामने खड़े थे। यह विद्रोह का पर्दाफाश नहीं, बल्कि विद्रोहियों का पूर्ण समर्पण था। लेकिन सम्राट को अभी भी सामंत जयवर्धन का ठिकाना जानना था, जो इस पूरे षड्यंत्र का असली सूत्रधार था। चमन ने पूछताछ में पकड़े गए विदेशी कारीगर से कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसके पास खड़े एक छोटे पिंजरे की ओर ध्यान दिया, जिसमें वो अपने ताला तोड़ते समय कुछ तोते पालता था। तोते पिंजरे में अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे। चमन ने धीरे से तोतों की भाषा सुनी। तोते कह रहे थे, आवाज सुनी थी, घोड़े की नहीं, बड़े घोड़े की। महल के पश्चिम की ओर, जहां पुराने राजसी बागान हैं, वहां छिपा है। सामंत जयवर्धन, जो सबसे चालाक था, भागकर पश्चिमी राजसी बागानों में अपनी सबसे गुप्त मांद में छिपा था। सम्राट ने तुरंत अंतिम चाल चलने का फैसला किया और इस बार बारी थी फकीरा की। चमन द्वारा पकड़े गए विद्रोहियों के खुलासे ने साबित कर दिया था कि सामंत जयवर्धन राजद्रोह का मुख्य सूत्रधार है। चमन के तोतों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर सामंत जयवर्धन इस समय महल के पश्चिमी राजसी बागानों में अपनी सबसे गोपनीय मांद में छिपा था। ये बागान सदियों पुराना था, जिसमें घनी और जटिल हरियाली थी। यहाँ सैकड़ों जगहें थीं जहाँ कोई भी आसानी से छिप सकता था। सामंत जयवर्धन बहुत चतुर था और वो जानता था कि इस तरह के विशाल क्षेत्र में किसी इंसान को सूंघना असंभव है। लेकिन अब बारी थी फकीरा की। उसका गुण था अमूल्य वस्तुओं को सूंघना। सम्राट ने उसे आदेश दिया कि वो जयवर्धन को सूंघकर खोज निकाले। फकीरा ने पहले इस बात पर संशय व्यक्त किया। महाराज, मैंने हमेशा सोने और रत्नों की गंध पहचानी है जो निर्जीव हैं। सामंत जयवर्धन एक जीवित व्यक्ति है और वो लगातार चल रहा होगा या किसी गंधहीन स्थान पर छिपा होगा। सम्राट मुस्कुराए और बोले, फकीरा, तुमने नशीले पौधों की जहरीली मिठास को पहचाना है क्या? एक सत्ता का भूखा और अहंकारी सामंत
जो राज्य को चुराना चाहता है उस लालच की गंध को नहीं छोड़ता होगा? जाओ और उसके छिपे हुए अहंकार को सूंघो। सम्राट के शब्दों ने फकीरा के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। फकीरा ने अपने खोजी दल के साथ पश्चिमी बागान की ओर प्रस्थान किया। ये उसके लिए मानव शिकार का पहला अनुभव था। फकीरा ने बागान के बाहरी किनारों से शुरुआत की। उसने गहरी सांसें लीं। पहले उसे केवल मिट्टी, फूल और ओस की गंध आई, लेकिन जैसे ही वो बागान के भीतर घने और एकांत हिस्सों में गया, उसने अपनी नाक पर जोर दिया। मुझे गंध आ रही है, फकीरा ने अपने दल से फुसफुसाया। ये असामान्य है। यह किसी साधारण व्यक्ति की गंध नहीं है। यह महंगे इत्र, पुरानी शराब और तांबे के सिक्कों की गंध का मिश्रण है। फकीरा ने समझाया, सामंत जयवर्धन जानता है कि हम उसे कहां कहां खोजेंगे। उसने साधारण वेश धारण किया होगा, लेकिन एक अभ्यस्त चोर हमेशा अपनी पहचान की गंध को छोड़ देता है। जयवर्धन ने अपने महंगे वस्त्र बदले होंगे, लेकिन उन कपड़ों की गंध जो उसके अहंकार का प्रतीक हैं, अभी भी बागान की हवा में मौजूद है। फकीरा अपनी नाक को हवा में घुमाता रहा, जैसे कोई अनुभवी शिकारी अपने शिकार को ट्रैक कर रहा हो। वो जटिल झाड़ियों और झरनों के बीच से गुजरा। बागान जितना जटिल होता गया, फकीरा की गंध उतनी ही तीव्र होती गई। गंध उसे बागान के एक सबसे पुराने और घने हिस्से की ओर ले गई, जहां सदियों पुराना एक पत्थर का गुंबद था। ये गुंबद महल के श्रमिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कुएं को ढकने के लिए बनाया गया था, और अब ये पूरी तरह से उपयोग से बाहर था। फकीरा ने गुंबद के पास जमीन सूंघी और अपनी उंगली से मिट्टी उठाई। गंध यहीं सबसे तेज है। जयवर्धन इस गुंबद के भीतर छिपा है। लेकिन गुंबद का प्रवेश द्वार एक विशाल, भारी और लोहे की जंजीरों से कसकर बंद किया गया था। सामंत जयवर्धन ने जानबूझकर एक ऐसा स्थान चुना था जिसे खोलना लगभग असंभव हो। फकीरा ने सैनिकों को तैयार रहने को कहा और चमन को बुलाया, जो पास ही घोड़ों के साथ इंतजार कर रहा था। उन्हें कुएं के भीतर जयवर्धन का सामना करना था, और इसके लिए उन्हें अंदर घुसने का कोई रास्ता चाहिए था। तभी गुंबद के भीतर से धीमी, निराशा भरी हंसी की आवाज आई। तुम आ गए चोरों, सामंत जयवर्धन ने भीतर से आवाज दी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? ये गुंबद लोहे की जंजीरों से बंद है। इसे खोलने में कम से कम 1 दिन लगेगा। तब तक मैं इस गुंबद के भीतर से ही तुम्हें और तुम्हारे सम्राट को चुनौती देता हूं। सामंत जयवर्धन ने खुलासा किया कि उसने न केवल खुद को बंद किया था, बल्कि उसके पास पर्याप्त भोजन, पानी और एक गुप्त संदेश भेजने वाला कबूतर भी था, जिससे वो बाहर विद्रोहियों को अंतिम निर्देश भेज सकता था। फकीरा और चमन के सामने अब समय की एक नई दौड़ थी। उन्हें तुरंत अंदर घुसना था। फकीरा ने तुरंत रंगा को बुलाने का संदेश भेजा, जो ताला तोड़ने और लगाने का विशेषज्ञ था, लेकिन रंगा को यहां तक पहुंचने में समय लगता। चमन ने पास के कबूतरों पर ध्यान केंद्रित किया, जो जयवर्धन के संदेशवाहक कबूतर के पास मंडरा रहे थे। कबूतर की फुसफुसाहट, जंजीरें, केवल जंजीरें नहीं। नीचे पत्थरों के बीच एक पुराना पेंच है, कसकर बंद। सामंत जयवर्धन ने गुंबद के मुख्य द्वार को जंजीरों से बंद करने के अलावा जमीन से जुड़े एक गुप्त पेंच का भी उपयोग किया था, जिसे हटाए बिना जंजीरें खोली नहीं जा सकती थीं। चमन ने वो पेंच देखा। उसे खोलने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता थी, जो किसी भी सैनिक के पास नहीं था। यह एक ऐसी बाधा थी जिसे न तो सूंघा जा सकता था और न ही तोड़ा जा सकता था। इसके लिए समय पर सही उपकरण चाहिए था। सामंत जयवर्धन ने खुद को कुएं के गुंबद में बंद करके और बाहरी निकास को एक जटिल गुप्त पेंच से कसकर एक तरह से समय की ढाल बना ली थी। जब तक वो पेंच खुलता, जयवर्धन अपने गुप्त कबूतरों के जरिए विद्रोह को फैलाने के लिए अंतिम संदेश भेज चुका होता। चमन और फकीरा को एहसास हुआ कि वे अपनी शक्तियों के बावजूद इस यांत्रिक बाधा को पार नहीं कर सकते। उन्हें रंगा की जरूरत थी, जो ताले और पैंचों का विशेषज्ञ था, लेकिन उसके आने में अभी समय था। तभी सम्राट शत्रुजीत स्वयं, सेनापति धर्मपाल और रतन के साथ बागान में पहुंचे। सम्राट ने समस्या को समझा। सामंत जयवर्धन ने खुद को बंद कर लिया है, क्योंकि वो जानता है कि समय उसका दोस्त है। हमें उस पेंच को तुरंत खोलना होगा। रतन ने आगे बढ़कर गुंबद और जंजीरों का सावधानी से निरीक्षण किया। उसकी अद्वितीय दृष्टि ने न केवल अंधेरे में लोगों को पहचाना था, बल्कि वह अब जटिल यांत्रिक समस्याओं के समाधान को भी देख सकती थी, क्योंकि उसका दिमाग चोरों की तरह कमजोर कड़ी को पहचानने के लिए प्रशिक्षित था। रतन ने पेंच को देखा। वो एक विशेष प्रकार का षटकोणीय पेंच था, जिसे खोलने के लिए शाही अस्तबल में इस्तेमाल होने वाले एक विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता थी। महाराज, रतन ने कहा, यह कोई साधारण पेंच नहीं है। यह अस्तबल के भारी रथों के पहियों को कसने के लिए उपयोग होने वाले विशेष रेंच से ही खुल सकता है। सामंत ने जानबूझकर ऐसा पेंच इस्तेमाल किया ताकि कोई भी कारीगर इसे सामान्य औजारों से न खोल पाए। अब सवाल ये था, वो विशिष्ट रेंच कहाँ मिलेगा? सम्राट ने सेनापति को आदेश दिया
कि अस्तबल से वो औजार तुरंत लाया जाए, लेकिन सेनापति ने सिर झुका लिया। महाराज, आज सुबह ही उस रेंच को मरम्मत के लिए एक दूर के गांव के लोहार के पास भेजा गया था। उसे वापस आने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे। सामंत जयवर्धन तब तक अपना संदेश भेज चुका होता और विद्रोह पूरे राज्य में फैल चुका होता। दरबारियों और सैनिकों के बीच घबराहट फैल गई। सामंत जयवर्धन भीतर से हंस रहा था। सम्राट शत्रुजीत ने गहरी सांस ली और चारों पूर्व चोरों की ओर देखा। रतन, फकीरा, चमन और अब रंगा भी वहां पहुंच चुका था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक अंतिम जटिल योजना बनाने लगे। फकीरा ने जमीन सूंघी। महाराज, पेंच को खोलने का औजार तो नहीं है, पर मुझे लोहे की तीखी गंध आ रही है। ये गंध ठीक इसी गुंबद के पीछे की ओर से आ रही है। ये वो लोहा नहीं है जो जंग खा चुका है, बल्कि नया और तेज है। चमन ने पास के कबूतरों पर ध्यान केंद्रित किया। कबूतरों ने फड़फड़ाते हुए एक खास संदेश दिया। जयवर्धन का पहला संदेशवाहक कबूतर ऊपर उड़ चुका है। दूसरा संदेशवाहक तैयार है। उनके पास अब केवल मिनट थे। रतन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दृष्टि को पेंच की आंतरिक संरचना पर केंद्रित किया। उसने देखा कि ये पेंच भले ही विशेष औजार से खुलता हो, लेकिन इसकी बुनियादी बनावट अभी भी एक साधारण लोहे के टुकड़े पर आधारित थी। रतन को एक अंतिम दृश्य याद आया। जब वो चोर था तो उसने एक बार रात के अंधेरे में एक घर का ताला खोलने के लिए किसी अन्य धातु का उपयोग करके मुख्य चाबी का अस्थायी विकल्प बनाया था। महाराज, रतन ने अचानक कहा, हमें रेंच की जरूरत नहीं है। हमें लोहे का एक ऐसा टुकड़ा चाहिए जो ठीक इस पेंच के खांचों में फिट हो सके। फकीरा ने जिस नए लोहे की गंध बताई है वो हमें वहीं मिल सकता है। फकीरा ने सैनिकों को तुरंत उस ओर निर्देशित किया जहां उसे लोहे की गंध आ रही थी। वहां उन्हें एक पुराना जंग लगा हुआ खंभा मिला जिसका एक हिस्सा हाल ही में काटा गया था। कटा हुआ टुकड़ा वहीं पास में पड़ा था। वो नया कच्चा लोहा था। रतन ने वो लोहे का टुकड़ा लिया। उसने रंगा को बुलाया। रंगा, हमें इस टुकड़े को ठीक इस पेंच के आकार में मोड़ना होगा। इसे एक ही बार में मोड़ो, बिना टूटे, ताकि ये एक अस्थायी रेंच बन सके। रंगा, जो ताले को तोड़ने और मोड़ने के विज्ञान को जानता था, ने तुरंत आग जलाई और उस लोहे के टुकड़े को गर्म करना शुरू कर दिया। उसने अपने ताला तोड़ने के कौशल का उपयोग अब धातु को आकार देने में किया। मिनटों के भीतर रंगा ने उस कच्चे लोहे के टुकड़े को षटकोणीय पेंच के आकार में मोड़कर एक अस्थायी चाबी बना दी। यह उनकी सामूहिक कुशलता का अंतिम प्रदर्शन था। फकीरा ने गंध से धातु पहचानी, रतन ने दृष्टि से आकार और जरूरत समझी और रंगा ने कौशल से उपकरण बनाया। चमन ने सैनिकों को कबूतरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। जैसे ही जयवर्धन का दूसरा कबूतर उड़ने वाला था, रतन ने उस लोहे के टुकड़े को पेंच पर लगाया और जोर से घुमा दिया। चरचर की आवाज के साथ गुप्त पेंच खुल गया। गुंबद के दरवाजे पर लगी जंजीरें ढीली पड़ गईं और सैनिकों ने बल लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। सामंत जयवर्धन पकड़ा गया। उसके हाथ में दूसरा संदेशवाहक कबूतर था, लेकिन संदेश भेजने में वो केवल 1 मिनट से चूक गया था। सम्राट शत्रुजीत ने अपनी आंखें बंद की और संतोष की सांस ली। उनकी योजना सफल हुई थी। चोरों